आज 4th February and every year this day we observe World Cancer Day to spread awareness and educate people on cancer। और आज इसी खास मौके पर है हमारे साथ खास मेहमान। जी हाँ, बीते कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस भारत में काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी वृद्धि में देखी जा रही है। क्या कुछ कारण हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, आइए इस पे खास चर्चा करते हैं। आज ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर पीयूष बाजपेयी। आप डायरेक्टर और यूनिट हेड हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट मैक्स हॉस्पिटल द्वारका। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पीयूष जी, जैसा कि हम जानते हैं आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो सबसे पहले जागरूकता से ही शुरू करते हैं। क्या कारण है भारत में जो हम देख रहे हैं बीते कुछ वर्षों में खास वृद्धि देखने को मिली, अगर हम कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो? इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखने की हैं कि जो हम देख रहे हैं आजकल समय में कि जो है कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ तो हम जो है अर्ली अवेयरनेस और अवेयरनेस के कारण जो हम जागरूकता आ रही है तो लोग आगे आ रहे हैं जी। वो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं और उसमें इस प्रकार से डिटेक्शन हो रहा है जी। कुछ जो उसके कॉजेज़ हैं वो ये है कि हम जो है हमारे जो खान पान है, जो हमारा दिनचर्या है, उसमें जो है कुछ परिवर्तन ऐसे आए हैं पिछले कुछ सालों में जो कि थोड़ा स्ट्रेस आ गया है और खान पान में जो हम ले रहे हैं तो प्रोसेस्ड फूड जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इस कारणवश जो है जो हम हमारा जो पुराना खान पान का एक सिस्टम था और जो एक रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री लाइफ थी उसमें परिवर्तन आने के कारणवश भी जो है ये देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों के जो है एक वजह से जो है हमको, तो स्ट्रेस एक फैक्टर आपने बताया, खान पान जैसे हम देख रहे हैं काफ़ी बदलाव है। अगर हम एनवायरनमेंट फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं और भी बहुत से जहाँ का AQI इतना हाई है, तो ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है जो हम देख रहे हैं। हाँ, हमारा जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हमको करता ही है और कुछ ऐसे लंग के प्रॉब्लम्स और थ्रोट के प्रॉब्लम से निकल के आते हैं जब जो है हम इस प्रकार के एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो अगर इसको बात करें वृद्धि हुई कैंसर के केसेस में तो अभी कहना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार जो है ये जो इंसल्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं उसमें कैंसर जो वृद्धि होती है वो कुछ वर्षों बाद देखने को मिलती है। बट हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार का जो AQI है वो कहीं ना कहीं हेल्दी तो नहीं रहता है जी। और अभी हम ये देख रहे हैं कि आमतौर पर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड, अगर हमें खांसी आ रही है, जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो वो क्या क्या बेसिक सिम्टम्स हैं जो लोगों को पता होने चाहिए, जो कि एक रेड फ्लैग होता है, आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए उसके लिए? आपने ये सही सवाल पूछा कि रेड फ्लैग साइंस क्या हैं। रेड फ्लैग साइंस बेसिकली जो बोलते हैं कि ये अगर लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और ये कुछ ऐसे जैसे कि वजन का घटना बिन वजह, तो कोई उसके लिए जो है एफर्ट नहीं हो रहा लेकिन वजन घट रहा है। और जैसे आपने खांसी का उदाहरण दिया, तो हाँ, अगर लंबे समय तक खांसी परसिस्टेंट है 3 हफ्ते तक जो है चली जा रही है, तो हमारे देश में टीबी भी हो सकता है। और क्योंकि हम देखते हैं टीबी का केसेस ज़्यादा हैं, बट कैंसर भी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ही करके कोई भी शरीर में किसी प्रकार की गांठ जैसे स्तन में हो या कहीं पे, तो वो उभर के आ रही हो तो उसको खास तौर पे स्तन में गांठ आमतौर पे पेनलेस होती है। सो पेनफुल गांठ नहीं, पेनलेस गांठ जो है इग्नोर नहीं करनी चाहिए। कहीं कोई ब्लीडिंग, स्पेशली लेडीज में आफ्टर द एज ऑफ 50 इयर्स अगर कोई ब्लीडिंग है, वजाइनल ब्लीडिंग है, तो वो जो है हमको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फिर ऐसे ही करके कोई ऐसा घाव जो कि भर ना रहा हो, कोई ऐसा जैसे अगर बार बार कई लोग पैंटोप्रोजोल की गोली लेते हैं एसिडिटी के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं या पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, हम उसको समझ के कि जो है अरे ये तो अल्सर का दर्द होगा, तो वो ओवर द काउंटर ड्रग मेडिकेशन को अवॉइड करते हुए अगर 2-3 हफ्ते हो गए और वो एसिडिटी बनी हुई है तो संपर्क करना जरूरी है। जी, आपने जैसे 50 बोला फॉर वुमेन इफ दे स्टिल हैव सम प्रॉब्लम्स, मगर क्या एक उम्र है जब हमें स्क्रीनिंग्स रेगुलर शुरू करवा देनी चाहिए अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, अर्ली डिटेक्शन के लिए?
सो अर्ली डिटेक्शन मतलब कि जो है एक जागरूक नागरिक को जो है अपना एक हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए, और हर एक ऑर्गन साइट के लिए या कैंसर के लिए जो है अलग अलग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं। सो जो आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर हम बात करें तो जो है 40 से 50 साल के से चालू हो जाना चाहिए मैमोग्राम। जब भी जो है मौका मिले तो अपने डॉक्टर से स्तन का परीक्षण लेडीज़ को करवाना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स। दूसरा चीज़ जो सर्वाइकल कैंसर के लिए लेडीज़ में ही, तो ये जो है आफ्टर द एज ऑफ एटलीस्ट 30 इयर्स जो है पैप स्मीयर और HPV DNA का जो है 3 से 5 साल के अंतराल पे ये जो है करना चाहिए। ऐसे ही करके अगर कोई टोबैको च्यूअर रहा है या फिर जो है गुटखा च्यूअर रहा है तो वो जब भी जो है डॉक्टर के पास जाएं तो अपना मुंह का परीक्षण जो वो जरूर करना चाहिए ओरल कैंसर के लिए। और इसी प्रकार से जो है प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या यानी कि जो है पेशाब खुल के नहीं आ रही है और ख़ास तौर पे उम्र 50 के ऊपर है, और अगर फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री रही है खास तौर पे प्रोस्टेट या कोई और कैंसर की, तो जो है एक बार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में ब्रेस्ट कैंसर्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये लोगों में मिथ है ना कि सिर्फ विमेन में ही होता है, ऐसा नहीं है, आदमियों में भी ये रेट दिखने को मिलता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? सो ब्रेस्ट कैंसर आपने सही बताया कि ऑल द ब्रेस्ट कैंसर्स टेकन टुगेदर 1% ब्रेस्ट कैंसर जो है हम मेल ब्रेस्ट कैंसर पाते हैं। सो ये आपने सही बताया कि ये एक मिथ है कि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। मोटे तौर पे ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो जो उसके मुख्य कारण है, अगेन जो मैंने बताया कि खान पान में परिवर्तन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये सब का एक मिश्रण जो है इससे जो है ब्रेस्ट कैंसर का रेट्स हम देख रहे हैं कि इस वजह से जो है ब्रेस्ट कैंसर में हम हाई नंबर ऑफ केसेस देखते हैं। कुछ 5 to 10% केसेस जेनेटिक होते हैं, और वो हर कैंसर में हम अधिकतर देखते हैं कि 5% जेनेटिकली इनहेरेंट भी हो सकते हैं कुछ कैंसर्स। ब्रेस्ट कैंसर भी उनमें से एक है जो कि 5%, बट 90% अगर मैं बात करूं तो मेटाबॉलिक कॉजेज ज़्यादा रहते हैं। तो अब प्रिवेंशन की बात पे अगर आते हैं, क्या वो ऐसे कैंसर्स हैं जिनका हम कुछ प्रिवेंटिव ले सकते हैं? ऑफ कोर्स लिविंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ तो एक चीज़ है ही, मगर अगर हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं या और कोई ऐसा तरीका है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर? सो एक तो कैंसर स्क्रीनिंग, जैसे हमने बताया कि हम एक अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ें और उसका तुरंत ट्रीटमेंट, उसको पनपने से पहले ही जो है हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। दूसरा, आपने जो वैक्सीन का पॉइंट टच अपॉन करा कि वैक्सीन एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कि कैंसर को घर ही ना करने दे, तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी रही है। इसका जो बहुत ही जो रिजल्ट्स रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अब जो है अडॉप्ट कर ली गई है, वेरियस गाइडलाइंस में आ गई है, रिकमेंडेड है। सो ये किशोर अवस्था में बेस्ट जो 9 से 15 साल तक जो है अगर हम देखें तो 2 वैक्सीन्स ही जो है सफिशिएंट रहती हैं। अब तो रिकमेंडेशंस जो आ रही हैं स्पेशली साउथ अमेरिकन कंट्रीज से, कोस्टा रिका में एक वैक्सीन ही जो है पर्याप्त मानी गई है, बट अभी इंडियन रिकमेंडेशंस 2 वैक्सीन्स की हैं। और जो अगर 15 साल के ऊपर देखें तो 15 से 26 साल तक जो है 3 वैक्सीन्स 6 महीने के अंतराल में जो है 3 वैक्सीन्स देते हैं। तो ये इसमें 99.9% एफिकेसी पाई गई है और ये बहुत एफिकेशियस है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी जो एक और लिवर कैंसर को बचाने के लिए एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अडॉप्ट कर ली गई है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण 2 वैक्सीन्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ओके, ये तो बात वैक्सीन्स की हो गई। अभी आम तौर पर अगर आम जनता को हम बताएं कि क्या वो ऐसे लाइफस्टाइल की हमने बात करी कि उससे एक मुख्य कारण है कैंसर का, तो खान पान हम कैसे अपना बदल सकते हैं? क्या वो फूड हैबिट्स है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं जो हमें स्टेपल इंडियन डाइट में नहीं देखने को मिलती है? क्या वो ऐसी कुछ खास चीज़ें हैं? So, हमारी थाली जो हम खाते हैं तो उसमें जो आधा 50% जो है जो होना चाहिए ऑलमोस्ट बाय शुड बी ऑक्यूपाइड बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सीजनल फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन
25% जो है लगभग एक फाइबर डाइट होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कुछ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो 25% प्रोटीन का भी जो है उसमें होना चाहिए कंट्रीब्यूशन। तो एंड ऑफ कोर्स वाटर इज इम्पॉर्टेंट, वन शुड कीप oneself very well hydrated. So all this taken into account along with regular exercise and a good sleep pattern, I think so these कुल all मिला taken के into सभी का account. मिश्रण। डॉक्टर साहब, आज एआई का ज़माना है, हम देख रहे हैं एआई इज़ टेकिंग एवरीवेयर, इट्स टेकिंग दिस स्टेज एवरीवेयर। तो अगर हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो एआई ने किस तरह से मदद करी है? सो एआई उभर के आ रहा है और अब इम्प्लीमेंट भी होने लगा है। अभी जो है एआई जैसे कि आज बात करें कैंसर ट्रीटमेंट में कैसे, तो एक इवॉल्विंग फेज में है। मैं बोलूँगा कि जो है अभी रिसर्च चल रही है कि इसमें कैसे अडॉप्ट करा जाए, बट हाँ अगर हम देखें तो रेडियोलॉजी जैसे स्कैन्स को पढ़ने में ये पाया गया है कि कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि देख रहे हैं कि अगर कोई मास स्क्रीनिंग करी जाए तो उसमें एआई जो है कुछ फ्लैग कर सके ऐसे लीजन्स को या ऐसे पॉइंट्स को जो कि जो है ह्यूमन आई इवेंचुअली उसको रीड करे और एक असिस्टेंट की तरह जो है उभर के आ रहा है एआई इन दिस सिचुएशन। ऐसे ही पैथोलॉजी में और स्किन डर्मेटोलॉजी में ऐसा करके जो है एआई उभर के आ रहा है। ऑन्कोलॉजी में भी जो है डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स जो कहते हैं, जो टारगेटेड थेरेपीज हैं, उसमें भी जो है एआई का कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में देखा जाएगा मेरे ख्याल से। और एक और चीज़ जिस पे चर्चा हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे बात करी कि कैंसर को लेके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से क्या मतलब है? सो कैंसर जब हम बात करते हैं तो कैंसर की ना बात करके हम उस व्यक्ति की बात करें जो जिसमें कैंसर है, तो उस व्यक्ति को एक संपूर्ण हीलिंग की ज़रूरत है। सो एक ना कि उस व्यक्ति को बल्कि फैमिली को भी जो है हमको साथ में लेके चलना होता है। तो हम जब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट की बात नहीं करते हैं कि हम कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी या रेडिएशन, बट हमको जो है देखते हैं होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि जो है उसको साइको ऑन्कोलॉजी काउंसलिंग भी चाहिए, उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी चाहिए, तो डाइटिशियन का वहाँ पे महत्वपूर्ण काम आता है, ऐसे ही साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का। इसी प्रकार से रिहैबिलिटेशन में फिजिकल रिहैबिलिटेशन की बात करें तो फिजियोथेरेपी जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ये कहीं ना कहीं जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच या होलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स कैंसर केयर। जी, और अब अगर कोई भी पेशेंट कैंसर से अगर पीड़ित है तो एक मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, तो इसके लिए भी क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं फैमिली के द्वारा भी और ऑब्वियसली डॉक्टर के द्वारा? सो बेसिकली इट ऑल स्टार्ट्स जब जो है हम लोग का फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है एज ऑन्कोलॉजिस्ट, तो हम लोग फैमिली को इम्पॉर्टेंटली काउंसल करते हैं एंड पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं। सो देखा गया है कि जो है पीरियड्स ऑफ एक्सेप्टेंस होता है जो कि पहले 24 से 48 घंटे में जो है एक नॉट एक्सेप्टिंग द डायग्नोसिस कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, तो ऐसा करके जो है कई पेशेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं। सो इवेंचुअली एक्सेप्टेंस आता है और वो रिपीटेड काउंसलिंग एक ऑन्कोलॉजिस्ट जो है बात करता है, समझता है, परिवार की ज़रूरतों को समझता है, पेशेंट की ज़रूरतों को समझता है और कैंसर का ट्रीटमेंट प्रारंभ होता है। साथ में फिर जो है साइको ऑन्कोलॉजी से कनेक्ट करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो है साइको ऑन्कोलॉजिस्ट को हम रूप में लें और एक काउंसलिंग सेशंस जो है करवाएं कि जहाँ पर हम अपलिफ्ट करवा सकें द होल ट्रीटमेंट प्लान को और पेशेंट के मूड को, एंड उससे जो है एक हीलिंग भी अच्छा होता है। तो अगर अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बीते कुछ वर्षों में हम क्या कुछ एडवांसमेंट्स देख रहे हैं? अगर हम कीमोथेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज में देखें या बाकी ब्रांचेस में देखें, क्या कुछ नए बदलाव आए हैं अभी? सो कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी कुछ बदला है पिछले 10-15 सालों में, और उसका एक मेन जो मैं बोलूँगा परिवर्तन रहा है वो जीनोमिक एनालिसिस हुई है, ह्यूमन जीनोम को समझ पाए हैं हम। तो उस वजह से जो है हम क्योंकि अपने डीएनए को समझ सकते हैं आज, और इसी वजह से क्योंकि हमारे कैंसर सेल्स हमारे ही शरीर के कहीं भाग होते हैं, सो ये कोई इन्फेक्शन नहीं है जो कि फैल रहा है, बट ये हमारे ही शरीर में कुछ आरजक सेल्स होते हैं जो कि एक गठान बनाते हैं। सो उसको समझने के कारणवश अब हम जो है प्रिसीजन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सक रहे हैं, यानी कि उस कैंसर को हम यूनिकली
ट्रीट कर पा रहे हैं। सो इसमें ये ड्रग्स जो टारगेटेड थेरेपीज कहलाती हैं, जो कि कीमोथेरेपी तो था, परंतु अब टारगेटेड थेरेपी से हम कैंसर का इलाज कर सक रहे हैं। दूसरा चीज़ आपने बताया था इम्यूनोथेरेपी, जो कि एक और एडिशनल महत्वपूर्ण ये एक एडिशन है। और इम्यूनोथेरेपी बेसिकली हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको जागरूक करता है, उसमें से जो एक सोच आ जाता है कैंसर के आने से, वो उसको जागरूक करके कैंसर के विरुद्ध खड़ा कर देता है और इम्यून सिस्टम सक्षम हो जाता है कैंसर को पछाड़ने में। इसी प्रकार से सर्जरी की अगर मैं बात करूं, हालांकि मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं, बट सर्जरी में जो है मिनिमल सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की अगर बात करें तो रोबोटिक सर्जरी, जिसमें कि जो है ब्लड लॉस और डिस्चार्ज तुरंत हो सकता है, और ऐसे कठिन जगहों पे जहां खासतौर पे पेल्विक सर्जरीज हुई, कूल्हे की सर्जरी, तो ये सब जो है थोड़ा सा आसान हो गया है रोबोटिक सर्जरी के दौरान। और रेडिएशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है प्रिसाइज टारगेट्स पे जहाँ पे हम देना चाहते हैं रेडिएशन, वो टेक्निक्स आने इवॉल्व होने से और बेसिकली नॉर्मल टिश्यू को सेव करने से जो है हम ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो क्या ये फाइनेंशियली भी पॉसिबल है लोगों के लिए कैंसर का इलाज कराना? क्योंकि एक और चीज़ का तनाव लोगों को हो जाता है जब कैंसर हो गया कि बीमारी तो हो गई, अब इससे लड़ने के लिए बहुत पैसा भी लगेगा, तो उसके लिए क्या संभवता है? सो देखिए, टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपने शुरुआत में मुझसे पूछा था कि जो है कैंसर का जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है, सो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी में अगर हम देखते हैं कि अगर कैंसर को जल्दी पकड़ सकें तो उसका इलाज जो है आसान होगा। और इलाज आसान का जब मैं बोल रहा हूं तो कहने का मतलब शायद वो एक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में ही समाप्त हो जाए इलाज, जैसे कि सर्जरी होके समाप्त हो गया, उसको उस व्यक्ति को कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं, इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत नहीं। तो इसी वजह से ये प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी पे इतना तवज्जो देना ज़रूरी है कि हम जितना अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ें तो उतना ही इलाज के सक्सेस मिलेगा, उतना ही जो है हम पाएंगे कि फाइनेंशियल बर्डन कम है। प्रॉब्लम आती है जब जो है हम देखते हैं कि एडवांस स्टेज में कैंसर आते हैं, तो वहाँ पर जो है बेसिकली हम देखते हैं कि उसमें जो आउटकम्स हैं वो शायद उतने बेहतर नहीं रहते, लेकिन आज की तारीख में बेहतर होते जा रहे हैं, परंतु वहाँ पर जो है हम फाइनेंशियल चैलेंजेस भी देखते हैं। बट हैविंग सेड दैट, कुछ सरकार की तरफ से भी जो है ऐसा स्ट्रैटेजी, और ख़ासतौर पे इस बजट में भी जो है ऐसा प्रावधान आया कि ड्रग्स का कॉस्ट कम करने का प्रोबेबिलिटी और हो भी रही है, इंपोर्ट प्राइस कम हो रहे हैं। ऐसे ही करके जो है गवर्नमेंट के जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज को प्रमोट करने की विचारधारा है, तो वो बहुत पॉजिटिव है। दूसरा चीज़ जो इंश्योरेंस है, सो वो एक एक्सेसिबल होता जा रहा है पूरी पब्लिक को। डॉक्टर साहब, जाते जाते आज वर्ल्ड कैंसर डे है, हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें जिनसे उनका जीवन और बेहतर हो पाए और कैंसर उनके जीवन में आए ही ना। सो कैंसर आए ना, तो ये हमने जैसे बात करा था कि गुड डाइट, यानी कि जो है रेगुलर intake of vegetables and fruits and a good amount of protein with good hydration, a good sleep pattern जो कि जो है बहुत ज़रूरी है, कीपिंग यू स्ट्रेस फ्री, और रेगुलर इन्वॉल्वमेंट, रेगुलर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम का जो है ज़रूरी है हमारे जीवन में होना। तो ये अगर तीनों चीज़ें हम रखें ध्यान में, तो इस प्रकार की कैंसर ही नहीं, हम बाकी बीमारियों से भी जो है इससे लड़ सकेंगे। और ऑफ कोर्स प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज, जिसमें जो है प्राइमरी प्रिवेंशन में अगर मैं बोलूँ तो जो है स्क्रीनिंग करवाना, और ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज, तो इनको अगर हम अडॉप्ट करें तो कैंसर को पछाड़ सकते हैं। डॉक्टर पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जागरूक करने के लिए इस विषय पे। धन्यवाद।